Hi guys, this is Srishti Shivar. आप सभी का स्वागत है माया ऐप के आर्टिस्ट डायरीज में। आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट जुड़ने वाले हैं, अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है तो उन्होंने एक ऐसा रोल प्ले किया कि आप भूल ही नहीं सकते। गैंग्स ऑफ वासेपुर, गुलाल जैसी तमाम अच्छी मूवीज में इन्होंने काम किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने आज के आर्टिस्ट को बुलाते हैं, मिस्टर मुरारी कुमार। हेलो सर, वेलकम। आपका स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो। बहुत अच्छा लग रहा है सर आप आए हैं आज हमारे साथ। काफ़ी टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इंटरव्यू फाइनली मिल गया आपका। चलिए सर, क्वेश्चन शुरू करते हैं आपसे। आप बताना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और कैसे मुंबई आए, कैसे आपका ये सफ़र शुरू हुआ बॉलीवुड का? देखिए, मैं बिहार में डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, वहाँ से 40 किलोमीटर एक गांव है लखनपुर। लखनपुर। जी, तो मेरी पैदाइश ही वहाँ की है। अच्छा। स्कूलिंग मैंने वहीं से की, पर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। सबका स्टोर। तो मेरे बड़े भैया जो है वो पढ़ाई में बहुत तेज थे अच्छा और मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं स्कूल के बहाने निकलता था लेकिन स्कूल नहीं जाता था। अच्छा। पिक्चर हॉल में जाके सिनेमा देखता था। परमार बच्चों में से। तो हुआ क्या कि मैट्रिक में फेल हो गया 10th। अच्छा अच्छा। तो सबसे डर लगा। पिताजी टीचर है मेरे, तो और वो उनकी पोस्टिंग हमेशा बाहर होती थी। अच्छा। घर पे माँ थी और माँ मेरी गृहिणी है, हाउसवाइफ है, तो उनकी बात ज़्यादा सुनता नहीं था अपने मन से। तो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। लेकिन 10th में फेल होने के बाद डर से मैं वहाँ से भाग के दिल्ली चला गया। अच्छा। अब दिल्ली पहुँच तो गया, पर दिल्ली करूँगा क्या मैं? तो वहाँ जाके फिर, और बचपन में क्या था, मैं फिर आदत थी कि रूम बंद करके ना न्यूड डांस करता था, बच्चा था तो। बच्चे लोग जो आपका बदमाश। जरूर बड़े लोग क्या होते थे, खिड़की से झांक के देखते थे, मुझे पता नहीं था, तो मैं फ्री स्टाइल में डांस अच्छा, था। अपने मजे में बिंदास। तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट था बचपन से ही। अच्छा अच्छा। फिर मैं वहाँ से दिल्ली आया। दिल्ली में मुझे किसी ने बोला कि मंडी हाउस जो है वहाँ जाके थिएटर कर, अच्छा। अगर एक्टर बनना है तो मैंने बोला कर। जबकि मुझे लगा कि कैसे मैं पहुँचूँ मैं बॉलीवुड तक। तो मुझे लगा कि सिंगर करते तो सही, डायरेक्टरी होता तो उस जमाने में, जी जी। वो मोबाइल नहीं आया था। जी। तो उससे ट्रंक कॉल बुक करके, और सिंगर एक कंपनी है वो जो सिलाई मशीन बनाती है, मुझे लगा कि सिंगर वो है। तो मैं उसको कॉल करके बोल रहा हूँ कि सर मैं खैसा, मायापुरी होता था उस समय, माया अभी भी होगा, पढ़ते थे। तो दिल्ली आके वहाँ पर मैंने, एक ग्रुप है एक्ट वन ग्रुप, पंडित एन के शर्मा उसके डायरेक्टर है, उनके पास रह के मैंने 2 साल थिएटर किया। अच्छा, तब कोई थिएटर का ऐसा फीस होता था सर? नहीं, नहीं ना? पैसे नहीं लगते थे, बहुत सिखाते थे। मतलब मुझे तो तोड़ा हुआ, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं ऐसे हवाई चप्पल में पहुंच गया था दिल्ली। वहाँ उन्होंने सिखाया, पर फिर मुझे लगा कि मुझे करना तो फिल्म है, जी। तो मैं थिएटर में क्यों अपना टाइम दूँ। और दूसरा, समुंदर तो मुंबई में है ना, दिल्ली में नहीं है। बीच। तो वहाँ से मैं आया है मुंबई। मुंबई आज से मेरे पिताजी कहीं ना कहीं से नंबर ढूंढ के दिए थे डॉक्टर साहब का, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी का। तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बुला लिया फिल्म सिटी में। और उस टाइम पर उन्होंने वो एक शो डायरेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था एक और महाभारत। अच्छा। तो मैं सीधा सेट पे पहुंच, मैं खुश हो गया। सीधा गोरेगांव लोकल ट्रेन से तो करते ही मैंने आधा किलो अंगूर लिया, अंगूर खाते हुए ऑटो में बैठा। मैंने बोला मेरी तो लॉन्चिंग हो गई, सीधा पेड़। अच्छा अच्छा सर, सब बनी। अब मैं वहाँ गया तो अंदर, मैं गेट पर, गेट कीपर मुझे रोका कि भाई आप कौन है। अच्छा। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब, तो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं किया ऊपर। फिर उसने अंदर से पूछा तो डॉक्टर साहब ने बोला हाँ उसको ले आओ। अच्छा, सेलेक्ट हो गए थे शॉर्ट के? सिलेक्ट नहीं, बस ऐसा? अच्छा, तो आपको फील हुआ कि अब आ गया हूँ? वो बता दे। फिर डॉक्टर साहब की एडी थी, वो आई मुझे रिसीव करके अंदर ले गए। तो डॉक्टर साहब लंच ब्रेक, सब लोग खाना खा रहे थे, तो मुझे उन्होंने देखा नीचे से ऊपर तक। फिर बोले बेटा आप कितना पढ़े हो? तो मैंने बोला सर मैं 10th फेल हूँ। कॉन्फिडेंटली। हाँ। इंगा। तो बोला कैसा है आपके पास? तो बोला जी है ना। तो बोले कि तुम गांव चले जाओ, गांव जाके ना तुम ग्रेजुएट हो क्या हो, मैं तुमको जो है कब? मैं काम दूंगा। अच्छा।
तो मैं वहाँ से आते हुए पर डिप्रेस हो गया कि अब पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ना नहीं। फिर उन दिनों में मुंबई में सेंटा क्रूज में एक जगह था, रेलवे कॉलोनी, वहाँ रहता था। बहुत दिक्कत होता, बारिश में इतने दपाने हो जाता था, अरे बाप। वो तैर के जाता था। तो मेरे एक दोस्त है जो उस टाइम पे ना सी रोड पर वो पीएचडी कर रहे थे। अच्छा, सो सॉरी टू कट यू ऑफ। तब आपकी उम्र क्या रही होगी जब आप मतलब ये स्ट्रगल कर रहे थे? 13-14 साल का होगा 13-14 ईयर्स में आप थिएटर करके मुंबई आ मैं आता। फिर वहाँ से मैंने उनसे पूछा कि मंगेश बंसोड़े नाम है उनका, काफ़ी सीनियर है। तो मैं उनसे बोला, मंगेश भाई वो सब तो ठीक है, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा बोल दिया, मैं घर तो जाना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दो कि मेरा रहने का भी टेंशन ख़त्म हो जाए और मैं यहाँ रह के मैं काम करूँ। तो उन्होंने बोला कि ये सामने की बिल्डिंग दिख रही है, और हाँ तो इसमें रहेगा मरीन ड्राइव पर। तो मैंने बोला क्या मंगेश भाई मजाक उड़ा रहे हो मेरा? बोला हाँ हो जाएगा। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा और मुझे नहीं, उन्होंने बोला कि घर जाके 10th पास हो गया। अच्छा, उन्होंने फिर फिर 10th पास करके फिर आया, फिर मैंने एडमिशन लिया कॉलेज में। वो मरीन ड्राइव पर हॉस्टल था, वहाँ पर मैं रहता था, कॉलेज में जाता था। और फिर इधर थिएटर ज्वाइन किया मैंने, पृथ्वी थिएटर। पृथ्वी। हाँ, तो उस टाइम पे अनुराग सर, प्रशांत मैडम, ये सब लोग मेरे सीनियर थे। तो ये लोग मेरे से सीनियर थे, मैं सब बच्चा था। तो ये लोग सोचते थे कि ये तो पढ़ता है, स्टूडेंट है, कॉलेज से आता है, तो सब लोग बहुत बच्चे की तरह सब। ट्रीट कर। हाँ। तो ये करते करते समय निकल गया मेरा 10-12 साल। फिर मैंने एमए तक में अटेम्प्ट किया, लेकिन बाद में शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर वो टाइम चला गया पढ़ाई में। लेकिन इतने दिनों में मैंने कमाया नहीं, जैसे अनुराग सर जैसे लोगों को कमाया, जिन्होंने मुझे सिनेमा का सी भी नहीं पता होता था, जिन्होंने सिखाया मुझे घर पर रह के। और शादी के बाद में थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि कुछ काम करता नहीं था। तभी तो मैं स्टूडेंट था, कभी पढ़ी ही नहीं। घर से 1000-1200 रुपये भी आया था तो खुश होता था। ये आर्टिस्ट का एक ही जर्नी कि वो जॉब नहीं करते, उनको काम। और शादी के बाद क्या हुआ कि मैं बहुत वो डिप्रेस हो गया, कुछ काम वाम नहीं था। फिर मेरा एक दोस्त है जिसका ना कॉबलर का एक स्टॉल है कांदीवली स्टेशन पर। अच्छा। तो वहाँ पर मैं साल 1.5 साल तक जो है मैं वहाँ पर दिन में सामान रख देता था अंदर। रात को जो दादा लोग थे जो मोची का काम करते थे, वो सामान दुकान बंद करते थे, फिर मैं जाता था और रोड पर मैं अपना कंबल बिछा के सोता था। और 1.5 साल तक मैं लोगों के मैंने पैर देखे। शादी के बाद? शादी के बाद लोग जब चल के जाते थे तो मुझे उनका सिर्फ पैर दिखता था, क्योंकि मैं ज़मीन पर सोता था। फिर ये बात अनुराग सर को पता चला, तो अनुराग सर ने मुझे बोला तुम पागल है क्या, तुम मेरा दोस्त नहीं है क्या, तो बोल नहीं सकता है क्या? तो फिर उन्होंने बुला के बोले कि मैं तुमको काम देता हूँ। तो क्या करने आया? तो बोला सर मैं एक्टर बनने आऊँ। तो बोला ठीक है, तू एक्टिंग करेगा और काम भी करेगा। तो काम से क्या हुआ कि मुझे सैलरी दे ले मेरे साथ। और सैलरी देकर लोगों बोले कि सैलरी दूंगा, लेकिन हर महीने तुमको मैं घर भेजना पैसा और स्लिप दिखाना हो। अच्छा। तो उसमें चीटिंग है, क्योंकि मैं पैसा खर्चा कर देता। मतलब सर कितने अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो मेक श्योर करे कि आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए अपने घर की तरफ। जितनी अच्छी बात है। बिल्कुल। फिर वहाँ पर जॉब हुआ, फिर जॉब के दौरान मतलब मुझे वासवपुर मिला। मुझे आपका फर्स्ट ब्रेक जो था? पहला, उससे पहले हालांकि मैं तो 12th में था, तब मैंने गुलाल किया अनुराग सर। अच्छा। जब 2003 to 2004 में शूट हुआ था। तो आपको बैक स्टेज काफी एक्सपीरियंस चाहिए था और अच्छा कॉन्फिडेंस। इसलिए मैं सीखा है, ऐसे सीखा है कि एक बार ना अनुराग सर के पास ना फेस्टिवल की कोई फिल्म आई थी जो अनरिलीज होती है, तो उसमें थोड़ा धूल वगैरह लग गया था। तो उन्होंने बोला कि मुरारी इसको साफ कर दे। तो मैंने प्रॉपर वॉश बेसिन में जाके विम पाउडर लगा कर मैं बोला लीजिए सब साफ होगा। बोला नहीं पागल तुमने क्या खाती। तो इसका अंदर कोई कॉपी था सर? कॉपी था पास तो मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने बोला फिर मेरे सही साफ उसको कपड़े से टिश्यू पेपर से साफ, तू सीधा जाकर विम पाउडर लगा दी। खराब हो गया होगा ना फिर? तो डांट पड़ी, क्योंकि अनुराग सब का क्या है ना कि बोलते कि मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी किताब को मत टच करो, मेरे डीवीडी को मत टच करो। और उनका अल्कोहल का कलेक्शन है, उसको बोलते हैं कि इसको मत टच करना, बाकी सब ले जा घर का। ये 3-4 चीज, सीरीज ऑफ अल्कोहल, सिनेमा, बुक और इससे प्लीज दूर रहो। मुझे अपना काम करने को। जी। तो वहाँ से फिर अनुराग सर के पास आया, वासेपुर मिला मुझे। क्या? और फिर वासेपुर के बाद सिलसिला चल रहा है जी। कैसा एक्सपीरियंस था सर वासेपुर का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने रीजन में, अपनी मिट्टी में हूँ।
मुझे उसमें कुछ भी ज़्यादा कर, और अनुराग सर का डायरेक्शन ऐसा होता है कि सर का भी डायरेक्ट करते ही नहीं है। सर सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर लेते हैं कि एक्टर वही करता है जो अनुराग सर चाहते हैं। समझिए। तो सर आपकी स्टोरी में मतलब आपने ऑडिशन दिया या नहीं, मतलब हाँ, ऑडिशन दिया मैंने। उसमें तब क्या था ना कि सर के साथ में जॉब भी करता था, सर का असिस्टेंट था मैं। और फिर मैं आया तो एक्टर बनने था। जी। तो मैंने मुकेश छाबड़ा को बोला कि मुकेश भाई मेरा भी ऑडिशन ले लो आप। तो मुकेश भाई ने लिया, पर सर बोले कि नहीं मेरे भाई जानता हूँ उसको, ये मेरा दोस्त है, ये नहीं फिट बैठता उस कैरेक्टर में। बेसिकली मुझे और चाह रहे थे कि और मेहनत करेगी। तो फिर मैंने बहुत मेहनत की, मैंने उसके लिए 2 दिन 3 दिन तक मैंने ऑडिशन दिया। तब मुकेश छाबड़ा ने जाके सर को दिया होगा। तो फिर एक दिन मैं काम से कहीं से आ रहा था, तो सर बोले कि सुन तेरे लिए सरप्राइज है। मैं बोला क्या? तो तेरा कैरेक्टर फाइनल हो गया। क्या बात है। और वो जो सीन है वो सर का फेवरेट सीन है, सर का सबसे पसंदीदा सीन है वो, जो मैं बस वो वैसे पुर तो हिट था और वो देखा भी है सबने, यहाँ भी फैंस है आपके। वो सीन देख के ही लोगों के यहाँ पे भी दिखाया था सवारे, वो डबल शॉट और वो सब, वो डबल फोन लेके जो बात मतलब वो कैरेक्टर प्ले जो किया है, मतलब काबिले तारीफ है सर। जी। और भाई उसमें अनुराग सर का सब कुछ है सर। वो सर से अभी क्या हुआ कि मेरी बीवी एक दिन बोली कि तुम जो भी रोल करते हो सब ऐसा ही गंदा संदा करते हो, चोर लगते हो, कहीं कहीं भिखारी लगते हो, कुछ अच्छा भी तो करो ना। सर को बोलो ना कुछ अच्छा करेक्टर दे। तो सर को मैं लिखो रहा सर हंसने नहीं, सब थोड़ी करता है। लेकिन फिर भी सर ने मुझे एक सीरीज उन्होंने डायरेक्ट की थी युद्ध, जिसमें अमिताभ बच्चन सर थे। तो उसमें सर जो मेरी बीवी बोली थी, तो मैंने सर को बोला, तो सर ने बोला ठीक है इसमें अच्छा करेक्टर देता हूँ, दाढ़ी वाड़ी बढ़िया क्लियर सेव कर, सफारी सूट पहन। तो मैं उसमें ना बच्चन साहब का मैनेजर बनाऊंगा। अच्छा, क्या बात है। तो वो बहुत अच्छा साफ सुथरा कैरेक्टर। तो फिर मैम को फिर पसंद आया, उन्होंने क्या बोला? फाइनली मैम को भी लगा कि नहीं ठीक है ये अच्छा कैरेक्टर है। लेकिन वो एक एक्ट का पार्ट है जो अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं, लोग कितना इंस्पायर होते हैं गांव से आते हैं ये देख के कि नहीं ऐसा भी रोल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, बाकी इस तरह से जर्नी रहा। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो था मेरा वो अनुराग सर का, क्योंकि वो उन्हें मुझे, अगर वो नहीं रहते तो मैं टूट जाता, कब का मैं चला जाता। मैं अनुराग सर ने बहुत, अनुराग सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, मैं बता नहीं सकता उतना सपोर्ट किया हूँ। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अनुराग सर को मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि ज़रूरी है डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर हो या जो भी हो, जो एक मुकाम में पहुंच गए, कोई भी हो, वो दूसरों को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे जो काम करना चाहते हैं, जो नए लोग आए हैं, तब तक कि इंडस्ट्री भी उन लोग के लिए भी अच्छा एज एन एक्टर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, समझ आता है काम कैसा है। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर सब जैसा बात होता है कि नेपोटिज्म है और बहुत लोग हैं अंदर ही, उस बारे में सर आपका क्या ख्याल है? देखिए मैम, ये कहने वाली बात है। अब जैसे देख के ना अनुराग सर मुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन वो मुझे हर फिल्म में थोड़ी लेंगे, सही बात है ना। लेकिन जहाँ मैं फिट हूँ वहाँ तो मैं हूँ। तो बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है कि उनको अनुराग सर काम नहीं दे रहे, मुझे दे रहे। इसमें क्या नेपोटिज्म? और सबका अपना अपने एक है। जैसे आप भी अगर कुछ करोगी जीवन में, बड़ा कुछ करोगी, तो सबसे पहले किसको पूछोगी? जो आपके दोस्त या आपके जीवन में रहे। सही बात है। जिसमें कोई नेपोटिज्म नहीं है, अरे वो तो सबका है, सबके अपने अपने लाइफ में प्यारे लोग हैं। जो जैसे आपके पास ये 2 चीज़ है, तो अब आपको एक ही चीज़ चाहिए, ये चीज़ आप किसी और को देना चाहते हो, तो वो किसको दोगे? जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करोगे ना उसको दे दोगे, बोलेगी यार तुम रख लो। सर ये बहुत अच्छी बात। तो ये नेपोटिज्म नहीं है। और कौन नहीं चाहता है कि जिसका बाप बहुत बड़ा आदमी होगा, नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी करे। सही बात है। जीवन भर उसने मेहनत किया तो इतना बनता है उसका। हम भी कुछ अचीव करेंगे तो चाहेंगे कि हमारे भाई बहन आगे बढ़े। वही ना, अब देखो ना, आपका एक महल बना हुआ है और मैं झोपड़े में रहता हूँ, और मैं हर रोज आपको महल के पास आके मैं आपको उल्टा सीधा बोलूँ कि अरे इनके पास महल है। अरे महल इसलिए है ना क्योंकि आप बहुत दिनों से मेहनत किया उस महल को बना। सही बात है, 3 साल लगे हैं। हाँ, और हम तो झोपड़े में रहकर डेली सब गाली दी आपको, कह रहे तो महल बना लिया। हम भी अगर मेहनत करते तो हमारा भी महल होता ना। सही बात है। तो इसमें नेपोटिज्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ। मैंने बोला ना कि आप, ये दुनिया बुफे सिस्टम है। बुफे है, आपको जो चाहिए उठा के खा लो, लेकिन उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। सही बात। आप मेहनत कीजिए, आपको मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। अब जैसे देखिए ना, शादी वादी में वो बुफे लगता है, तो सबसे पहले किसको खिलाते हैं? जो सबसे खास होते हैं, उनके करीबी होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है ना। सही। सबसे लास्ट में उनको खिलाते हैं जिसको जानता नहीं।
तो आप मेहनत करिए ना, तो आप बुफे में से जो चाहिए आप उठा के खाओ। हमारे यहाँ शादी में तो सर जो नहीं जाते ना पहले खा लेते हैं, बाद में दीपक सबसे आखिरी में खाते हैं। हाँ, मैं वो पर ये कह रहे हैं कि मेहनत आप मेहनत करोगे तो देगा कौन, कैसे नहीं देगा? हमेशा कोई ना कोई देखता, आपका मेहनत दिखेगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम मेहनत क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल करते हैं, बाहरी मेहनत करते हैं। अंदर से खुद इंटरनली के जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। हम अगर मेहनत करेंगे तो हम मतलब नींद नहीं आ रहे हैं जब तक मैं उस चीज को पाना। सही बात है, वो दिमाग में चलता ही रहता है, जैसा होता है रात को काम करना है, इसका और क्या हो सकता है, इसमें और अच्छा क्या हो सकता है। बिल्कुल, तो आप मेहनत कीजिए ना, आप मेहनत कीजिएगा तो ऑब्वियसली आप उस चीज से भी प्यार कीजिएगा, और वो प्यार इतना होगा कि दिन रात आप उसी के बारे में सोचिएगा, 24 घंटा उसी के बारे में सोचिएगा, कि कैसे नहीं मिलेगा वो? क्या आपके हाथ से जा ही नहीं सकता, वो आपका है वो। लेकिन हम क्या होता है कि हम मेहनत करते नहीं है, बस दूसरे की थाली देखते रहते हैं। अरे ये कंपैरिजन पूरे टाइम। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भूख भी मिल जाएगा, आप दूसरे की थाली की तरफ देखोगे नहीं, आप अपना थाली के लिए मेहनत करोगे ना। खुद पे फोकस करके खुद क्या चाहते हैं पहले वो समझना जरूरी है। क्या सबका एग्जिस्टेंस का अलग वैल्यू है, कि आप चार आप में अलग टैलेंट हो, आपकी अलग क्वालिटी है। लोग वही है ना कि हम लोग भी क्या है, अब जैसे शाहरुख सर है, उनको देख लिया तो सब वैसे ही कॉपी कर रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल या फिर सलमान सर है, तो देख के हम वैसे ही कॉपी करने लगते हैं। तो अपना क्या वजूद है, क्या इंडिविजुअल क्या लेकर आ रहे हो क्रिएटिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि एवरीबॉडी इज यूनिक, ट्रू, वेरी ट्रू। हर इंडिविजुअल जो है ना वो यूनिक है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन वो अपने यूनिकनेस को खो देता है और दूसरे को पकड़ता है, दूसरे का कॉपी करता है। हाँ, कि वो क्या कर रहा है तो मैं से वही करूंगा, लेकिन थोड़ा अच्छा करने के कंपटीशन वो ना, क्योंकि उसको बाहरी चीज करना है, दूसरे के लिए करना, अपने लिए तो करना ही नहीं है ना। अगर वो अपने लिए करेगा तो उसको फर्क नहीं, फर्क दुनिया से कि दुनिया क्या सोच रही है, क्या कर रही है, क्या बात है सर। हम भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। उसने ये कर लिया तो हम आजकल देखो ना, आप लोग क्या देखते हो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, क्या होता है, वो चीज दिखाया जाता है जो आपके पास नहीं है। जी, फेक है, पूरा फेक। बस खुशी, बस किसी का दुख, जो रियलिटी है, जो चल रहा है रियल लाइफ में, जो स्ट्रगल लोग गुजर रहे हैं सच में, वो नहीं। खूबसूरती हो गया, पैसा हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया। मैं क्या करूँ उसका? सही। अरे आप खाना खा रहे हैं, मैं आपको खाना खाते हुए क्यों देखूं? पता कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी बहुत अफेक्ट किया है इस जनरेशन को भी, कि ये सब चीज़ देख देख के प्रभावित बहुत हो गए हैं। हाँ, दूसरा क्या प्रभावित हुआ, और उनको मिला है ना, अभी जस्ट मिला है। एजुकेशन नहीं है हमारे कंट्री में। ऐसे लोग जो भैंस चराते हैं उनके पास आजकल एंड्रॉइड है। सही बोल रहे हैं। और उनको पता ही नहीं है कि कैसे यूज करना है। तो वो लोग जो अब जा रहा है ना वहाँ पर, अब उस चीज़ को आप रोक नहीं सकते हो, ये तो क्रांति है ना, इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता है। टेक्नोलॉजी पहुँच गया सबके पास। सही बात है। वाईफाई और मतलब इजी कर दिए एक्सेस, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी एजुकेशन है वही प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। वो क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है ना। आप अपने शॉर्ट्स और रील्स में इतने बिजी हो गए हो कि आपको अपने लिए सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप 2-2 घंटा आप देखोगी शॉर्ट्स और रील्स से, उसके बाद अचानक से 2 घंटे निकल गया। हाँ रे, टाइम स्क्रॉल करते करते आपने कुछ नहीं किया। सही बोल रहे हैं सर आप। ये कहीं ना कहीं फेक क्रेज भी क्रिएट हो गया है, और क्या है, अवेयरनेस भी इतना नहीं है। जो चल रहा है वो अच्छा लग रहा है, अच्छा कि हाँ देख, अरे अच्छा है, ठीक है ठीक है। और वो शॉर्ट्स में मैंने कहीं पढ़ा भी था कि एक रील के कुछ 30 सेकेंड या 1 मिनट का रील है, तो समझ लो ये हैप्पी वाला रील गया, फिर सैड वाला गया, फिर कुछ गुस्से वाला रील। तो मतलब ना, ये हम लोग भी फील करते हैं रील देखते देखते। तो एक इंसान हर एक घंटे में इतने डिफरेंट इमोशन से गुजरता है, देखते हुए भी कनेक्ट, वो उतना क्या वो सही है एक इंसान के लिए? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, नहीं है, तो लगता है ना, नहीं सही है, बिल्कुल नहीं सही। आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे, आप उनके बारे में देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, वो क्या कर रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्या खा रहा है वो सोच रहे हैं, क्या पहन रहा है वो अपने बारे में कब सोचे। और कहीं ना कहीं बहुत सारे, ऐसे कोई गलत बात तो नहीं है कि बहुत सारे रील्स और वीडियोस यूट्यूब में भी हैं, इंस्टाग्राम में भी, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। मुझे मेरा पर्सनल व्यू है कि जो टैलेंटेड आर्टिस्ट है ना, जो जिनको सच में वो फेम और शायद वो लाइक्स और व्यूज़ मिलना चाहिए, जो मेहनत कर रहे हैं इंडस्ट्री में, एक्टर्स हो गए,
कंपोजर्स हो गए, सिंगर, इतने टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है उनके आप देखती हूँ प्रोफाइल तो बहुत कम फॉलोअर्स, कम लाइक्स, और जिनके रील्स के ना सर है ना पैर है, कोई कंटेंट नहीं है, उसमें इतने मिलियन मिलियन में व्यूज है ना सर, तो ना लोगों को एक डिलेमा, मतलब वो उसमें चले गए कि नहीं ये तो अच्छा है, कुछ भी करेंगे तो होगा, तो वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक वो मेहनत नहीं करने का भी शायद धीरे धीरे हम लोग भी देखते हैं इन्फ्लुएंस होता है, खुद में भी हुआ, इसलिए मैं शायद बोल पा रही हूँ ये बात कि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं गलत चीज़ों से कि नहीं कुछ भी करेंगे तो होगा। तो अभी देखो वो तो टेक्निक है, ये तो टेक्निक है, उन्होंने सीखा वो टेक्निक उनको ऐसा आ गया है कि वो अगर 10 सेकंड का भी डालते हैं तो वो देखते हैं। अब जो सिंपल वाले लोग हैं वो लोग सच बताते होंगे तो सच को नहीं देखता, इसीलिए वही के व्यूअर नहीं मिलेगा उनको। करना सच है आज की दुनिया का। आपको वही चीज़ें देखने में मजा आएगा जो मतलब सही नहीं है, डुप्लीकेट चीज़ें में मजा आएगा, जो हमारे पास नहीं जो नहीं है वो देखने में। तो आपको ललचा रहा है, ललचा के देख बोल रहा है, कह रहे तुम अपने बारे में कुछ सोचो, देखो ना मैं तो ऐसा हूँ। सही बात है सर। आपको इतना वक्त एक्सपीरियंस हो गया है, कितने साल ऑलमोस्ट? वो साल तो मैं तो 96 में आ गया था। 96 जी, और वहाँ से फिर मैंने पढ़ाई लिखाई करते करते और वो एक्सपीरियंस एक पार्ट रहा ही है। वहाँ से फिर जब ये वासेपुर आया, हालांकि गुलाल भी मैंने की थी, उसमें भी बहुत अच्छा करेक्टर। वासेपुर के बाद धीरे धीरे जैसे मैंने मेरी अभी रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई है भक्षक, रेड टेलीविजन प्रोड्यूस। यस सर। अभी 2-3 प्रोजेक्ट है। टिमोर सुदोलिया सर की फिल्म मैंने की है घमासान। एक नेटफ्लिक्स का शो कर रहा हूँ फॉर योर आइज ओनली करके, प्रतीक गांधी। फॉर योर आइज ओनली। जी जी। और अभी जो है ना, मुझे अभी क्या बात है, अनुराग सर से बात हुई है तो सर बोले कि बहुत जल्दी कुछ मैं तुमको बड़ा देने वाला हूँ, तभी मैं बता नहीं सकता कि क्यों देने वाले वो सरप्राइज है। हो। सरप्राइज जरूर शेयर करिएगा सर, जब भी होगा हम शेयर करेंगे माया ऐप में आपका। तो अभी प्रेजेंटली आप ये काम कर रहे हैं जी। और एक्सपीरियंस में बताऊँगा, एक एक्सपीरियंस है कि मैंने बोला मैं कि अनुराग सर को उनका सिनेमा और बुक्स इन चीज़ों में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि अनुराग सर ने, उनके पास वो बोस का वो हेडफोन था, कुछ ख़राब हो गया था तो उन्होंने ठीक करने के लिए दिया था सर्विस सेंटर में। तो मुझे सब बोले कि जा लेके आ जा, आज ठीक कर दिया, लेके आना है। तो और मेरा एक दोस्त बहुत दिनों से बोलता था कि कब मिलोगे, तो मैंने बोला आ जाओ, हम लोग साथ में चलेंगे ऑटो से, और उन्हें बनवा के रखा हुआ, सर्विस सेंटर से लेके आ जाएंगे और रास्ते में वो लोग बात भी कर ले। ठीक है। तो मैं गया वहाँ, बड़े मजे में हम दोनों दोस्तों ने बातचीत करते करते गए भी, लेके आए भी जहाँ सर का ऑफिस था, छुट्टी आराम नगर, वहाँ पर ऑटो रुका, पैसे दिया, उतर के आगे बढ़े। फिर अचानक से ध्यान आ रही हेडफोन तो उसी में छूट गया। फिर भागे हम लोग वहाँ से, तो ऑटो थोड़ी रुकेगा जी। अब मैंने सोचा अब क्या करूँगा, वो तो बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि सर को ना किसी की फिल्म थी जो देखनी थी उनको, फेस्टिवल की फिल्म थी, और सर शायद उस फेस्टिवल में जूरी थे। मैं परेशान हो गया, अब क्या करूँ, उतना मैं वैसे ही उतना नहीं थे, 12-15 हज़ार रुपये का था वो। अच्छा। तो मैंने बोला कि नहीं लेके तो जाना होगा, कहाँ सुनूंगा मैं। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि तू कुछ पैसे दे, थोड़े बहुत मेरे पास थे, थोड़े और कहीं से मंगवा के मैं शोरूम में गया यहाँ पर, ये उसी बरा में मेरा मॉल ने कहा वो उसका शोरूम, उसमें मैं ये लिया और पैसे पे किए, और तुरंत से मैंने उसको ज़मीन पर ऐसा थोड़ा घसने लगा, ताकि वो पुराना समय ठीक है। सर के बाद पता है अभी। तो मैंने ले लिया, जैसे ही घसना शुरू किया तब तक उसी सर्विस सेंटर में फ़ोन आया, कह रहे सर आपका ना जो है ना वो हेडफोन जो है ना एक ऑटो वाला देखे गया, आप लेके चले। अच्छा, आपको कॉल आया? हाँ। अब मैं क्या करूँ, तो ये भी ले लिए, वो तो देगा नहीं क्योंकि रिटर्न नहीं करेगा वो। तो फिर मैंने लेके दे दिया उनको, सरकार जो हेडफोन था उनको दे दिया। फिर 1-2 दिन के बाद कल की थी और अनुराग सर बैठे थे और डिनर कर रहे थे, तो मैंने बोला सर एक किस्सा बताओ। वो कर रहा हाँ बताओ। तो मैंने बोला सर ऐसे ऐसे हेडफोन का वो हो गया। छोले चिद्दू ने बताया कि ले लिया सर। नहीं तो बोला दूसरा रंग कहाँ है। अच्छा। तो बोले छोड़ो ना सर, है मेरे पास, अबे दे मुझे, मैं चाहिए मुझे। तो सर आप क्या करोगे, आपके पास तो है ही। तो फिर कल की बोली कि नहीं काम करो, मुझसे दे दो, मैं रख लूँगी मैं, क्योंकि उनको पता उतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। तो बेचारे कल की जो है ना उन्होंने वो हेडफोन रखा और तो बोला कि पैसे फिर
खतरनाक, मतलब बहुत उतना टाइम बिताना मेरे लिए बहुत अजीब था कि मैं कैसे कहाँ से मैं हेडफोन लेके जाके दूंगा हूँ, अलग ही स्टोरी चल रहा है, अलग खुद की स्टोरी चल रही है एक छोटी। क्योंकि मैं रॉक सर का टाइम का बहुत पंक्चुअल है, वो छोड़ते नहीं, अगर एक मिनट भी आगे पीछे होता नहीं तो फिर वो सुना देते, तो उससे डर डर लगता था उस टाइमिंग पर मुझे कैसे भी करके उनको डर होता है और ज़रूरी भी है थोड़ा डर, डिसिप्लिन मेंटेन करने के। जी जी। तो सर जैसा मैं बोल रही थी कि आपको इतना एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, पहले से आप देखते आ रहे हैं ऑन सेट और ऑफ सेट भी, तो अभी आपको क्या लगता है क्या बदलाव आ गए हैं अभी पहले से और अब तक जो इंडस्ट्री में चलते हुए? बहुत सारा बदलाव हुआ है। पहले फिल्म पर शूट होता था, अब पूरा टेक्नोलॉजी हो गया है, तो तरह तरह के डिजिटल कैमरा आ गए। ग्रीन स्क्रीन ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं अब। अभी क्या है ना कि फिल्म मेकिंग बहुत इजी हो गया है, पहले उतना इजी नहीं था। पहले बहुत कम लोग ही फिल्म मेकिंग करते थे, सही बात है। आज बहुत मार्केट बहुत बड़ा हो गया है, तो ये टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है कि अभी तो आप भी फिल्म बना सकती हो अपने घर पर, अगर चाहे तो प्रोडक्शन ना चाहिए बस, बाकी अगर आपके पास कहानी है तो स्टोरी है, यस करेक्ट, कंटेंट सही होना चाहिए। कंटेंट सही है तो आप मोबाइल पर शूट कर सकते। सही बात है। पहले ये सब नहीं था, पहले बहुत मुश्किल होता था, पहले इसके ज़माने में फोटो लेके टहलना पड़ता था हर ऑफिस में, पहले कास्टिंग डायरेक्टर भी नहीं था, हाँ पहले डायरेक्टर खुद का, तो अभी आया है कास्टिंग का हूँ। हर ऑफिस में कम से कम उस सुबह निकलते थे वो लोग, तो शाम के मतलब 3-4 बजे तक फोटो बांटते थे, बस फोटो होता था उसके पीछे नाम पर, हाँ नाम नंबर पूरा डिटेल अपने बारे में एक्सपीरियंस, उनको सेलेक्ट हाँ वो लिख के उनको देते थे, और उनके हर प्रोडक्शन ऑफिस में ना रिसेप्शन पर में एक वैसा डब्बा जैसा होता था, उसमें डालना। फोटो लेके वो डाल देते। सर पहले इंट्रोडक्शन वीडियो ऐसा देना पड़ता था क्या, गए तो वो लोग शूट करते थे? पहले बस फोटो डाल दो, बुलाएंगे। तो डाल दो, बुलाएंगे, बुला के डायरेक्टर मिलता था वहाँ पर, आपको ऑडिशन देखता था वहीं पर सामने से, लाइव मतलब। लाइव देखता था, उनको पसंद आया तो ठीक, और तब इतना भीड़ भी नहीं था ना, अभी लोग भी बहुत ज्यादा हो गए, सोशल मीडिया की वजह से सोशल मीडिया। एक दूसरे से कांटेक्ट करना इजी हो गया। और दूसरा पहले क्या था ना कि पहले सच में लोगों को लगता था कि ये सपना है, अब सबको लगने लगा कि नहीं ये सपना हम भी देख सकते हैं। सही बात है। दूसरे लोग आते हैं पर उसमें वही है कि 100 लोग आते हैं तो 2 लोग ही टिक पाते हैं, 98 लोगों को वापस जाना पड़ता है क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं होता है। सही बात है। तो ये बदलाव हुआ है, ये तो रेवोल्यूशन है, ये टेक्निकल रेवोल्यूशन हुआ है। हाँ अच्छे चेंजेस भी हुए, टेक्निकल्स जो हुए हैं इजी भी, कहीं ना कहीं घर पे बैठ के भी कोई विजन देख रहा है, कोई आइडिया है तो क्रिएट कर सकता है इजीली। पहले उतनी सुविधाएं नहीं थी, किसी आइडियाज गांव में बैठ के कोई सोच रहा है शायद वो वेस्ट भी चला जाए, अभी इजी हो गया है वो चीजें सामने लाना। मतलब वो अब देखे ना, अनिश्वरनाथ रेणु जी लिखे थे तीसरी कसम, वो मुंबई का भी नहीं है पर उनकी कहानी को लेके बनाया ना राज कपूर, पहले के जमाने में भी था लेकिन कम था। अब क्या है कि अब मार्केट बड़ा हो गया है तो कंटेंट भी लोगों को ज्यादा, व्यूज में ही सबसे ज्यादा स्टोरी तो पूरी व्यूज से हो गई है अभी। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के प्रोफाइल में जाओ तो पूरा स्टोरी उनके में इतने सारे व्यूज है, देखते जाओ मूवी जैसा ही हो गया है। मूवी जैसा। अब तो घर में लोग हाउस, अब तो बालाजी की जो सीरियल होता था वो भी अब नहीं लोग देखते हैं, घर में भी टीवी नहीं देखता कोई, किचन में मोबाइल रहता बस हाँ किचन उसकी है ना। अब 2 घंटे की फिल्म देखने में बहुत कम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, उनको रील्स में जा सकते, शॉर्ट फिल्म्स हो गई यूट्यूब में, शॉर्ट फिल्म्स भी नहीं देखना भी करते, बहुत ज्यादा। उनको 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर वाला वीडियो तुरंत से ऐसा भगा देते हैं, तुरंत से भगा देते हैं, आधा भी नहीं दिखाइए। वही जो बात की था ना आपकी, डुप्लीकेट चीज है तो डुप्लीकेट चीज में उनको मजा, रियल चीजों से भाग रहे हैं, ये बात सही है। तो ये चीजें भी हुआ है। और अभी इन दिनों जैसे नेटफ्लिक्स हुआ, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, जी तो उनकी वजह से भी बहुत कंटेंट हो रहा है, बहुत सारे एक्टर लोगों को काम मिल रहा है। पहले इतना काम नहीं था, इतने लोग भी नहीं थे, पर अभी लोग ज़्यादा है तो काम भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं, काम हर रोज हो रहा है, काम कर वहीं पर ही रहे ना, काम तो बढ़िया है। सर जो न्यू एक्टर्स आ रहे हैं उनके लिए अगर आप एक्टिंग के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है घर पे होमवर्क करना और कितना आए हैं ना तो थिएटर कितना इम्पोर्टेंट है, सीखना कितना इम्पोर्टेंट है एक्टिंग? देखिए सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे एक क्रिकेटर को क्रिकेट खेलने के लिए कितना सीखता हो,
कितना मेहनत करना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर जब बहुत छोटा था तब से वो खेलते थे क्रिकेट, तब जाके वो मास्टर बने ना। सही बात है। तो उनको बचपन से ही था। अब चलो मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको इंटरेस्ट है कि आपको एक्टर बनना है, जी, तो आप उसके लिए पढ़ाई लिखाई कीजिए, एक बेसिक एजुकेशन लेके। अब आपको एक्टर कौन सा थिएटर का बनना है, सिनेमा का बनना है? थिएटर का तो आप NSD जाइए, सिनेमा का बनना है तो FTI जाइए, आप वहाँ पर पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करके फिर आइए आप। करेक्ट। ऐसे ही आप आओगे ना, आपका 5 साल 10 साल ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वक्त बर्बाद हो जाता है अगर आपको अच्छे से। बिल्कुल। तो आप ये सब करके हार्डवर्क करो, और एक ही फॉर्मूला है बस, हार्डवर्क हार्डवर्क और हार्डवर्क आप करो, आपको मिलेगा 100%। समझ गए, हाँ। और मेहनत करना, वो ये नहीं कि बस हम भी एक बार ट्राई मारते हैं बम्बई आके, ऐसा नहीं होता है। ट्राई मारने के लिए मत आओ, सही। ट्राई मारने के लिए आ रहे हो तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और करना है तो सीरियसली करो, आप मेहनत करो उसके ऊपर। मेहनत करोगे तो आपको 100% मिलेगा। मेहनत का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि फिजिकल वर्क करे जा रहे हैं, मतलब खुद को प्रिपेयर पर उसके लिए पढ़ाई रीडिंग्स भी जरूरी है। फिजिकल भी होना चाहिए, हाँ, दो। फिजिकल होना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। आप जैसे ये स्पोर्ट्स है ना, जी जी ये गेम है। जी। एक्टिंग भी एक स्पोर्ट्स गेम है। आप इसको सीखिए, सीख के आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करिएगा, जितना अच्छा मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा टाइम दीजिएगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। सही बात। देखिए। सिर्फ आप ये सोचिएगा चलिए एक बार हम भी ट्राई करते हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा। पूरा मेहनत करके आना, तैयारी चाहिए उसके लिए, प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट। जी 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 बिल्कुल। सही बात है। सर, रजिस्ट्रेशन फीस और ये जो आर्टिस्ट कार्ड आजकल न्यू आर्टिस्ट जो आते हैं हमारे यहाँ पे, उनको बहुत क्वेश्चन वर्कशॉप्स में भी आते हैं हमारे, कि क्या करना चाहिए जब आर्टिस्ट कार्ड के लिए कोई कास्टिंग डायरेक्टर बोल रहा हो या रजिस्ट्रेशन फीस के लिए मांग रहा हो या कमीशन मांग रहा हो, क्या डिफरेंस, सही क्या है और गलत क्या है? देखिए, मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें 95-96% लोग फ्रॉड फ्रॉड ही होता है ना। और मुझे नहीं लगता अगर आप FTA वाले लोगों को थोड़ी कार्ड बनाना पड़ता हो, सही बात है। या जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ के आए उनको थोड़ी कार्ड की जरूरत पड़ती है। सही बात। और आप अगर हो एक्टर हो, पहले काम वाम करो ना, इन सब चीज़ों में क्यों फंस रहे हो? कार्ड बनाना, एसोसिएशन में जाना, आप काम करो ना, आप एक्टर और एक्टिंग का काम करो ना। मतलब बिना रजिस्ट्रेशन फीस और बिना आर्टिस्ट कार्ड के भी लोगों को काम मिलता है। बड़े बड़े एक्टर्स है जो काम कर रहे हैं, और सर आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है नहीं, मैंने फिर भी सब मूवीज कर रहे हैं, क्या बात है? मतलब यही है कि लोगों को ये पता ही नहीं है। लोगों को लगता है आर्टिस्ट कार्ड बन जाएगा तो शायद मैं आर्टिस्ट हो जा पाई है। अच्छा, ये सब ऐसे ही एक एसोसिएशन है, आपको जुड़ना है जुड़िए, नहीं जुड़ना मत जुड़िए। आप तो कर रहे हैं, आप वो करिए ना। अब उन सब चीज़ों की क्यों बात कर रहे हैं? आप क्यों फंसना चाहते हो? दिल चीज़ों में लोगों को सर, अब क्या हम लोग यहाँ हैं तो हमको समझ आता है फंसना नहीं है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि रास्ता, कोई सिस्टम नहीं है सर हमारी इंडस्ट्री का कि ऐसे ऐसे होगा तो ही आप सब अपने अपना एक स्टोरी बनाते हैं, अपना रास्ता ढूंढते हैं, अपने तरीके से घुस के काम लेते हैं। तो कोई सिस्टम वही अगेन, तो इसी वजह से लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये सब चीज़ों में फंसना भी नहीं होता है। हो सकता है कि पैसे ले और काम भी मिले, ऐसा सोच के लोग शायद लौटे। अब जैसे है, पहले के ज़माने में बहुत स्ट्रांग होता था ये यूनियन, और लोगों को जाके चेक करता था क्या फंस। और आजकल तो वो भी नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से कोर्ट भी यही बोला है कि इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता है कोर्ट भी। तो मतलब नहीं, आप जो करने आओ करो ना अपने आप NSD का डिग्री लेके आओगे, वो सर्टिफिकेट ही आपका कार्ड है। सही बात। FTI का डिग्री लेके आओगे, वही कार्ड आपका है वो। तो क्यों सब में पढ़ो? नहीं देखते हो? मुझे नहीं लग रहा कि जो लोग FTI के होंगे वो जाके यूनियन का कार्ड पढ़वा। काम तो मिल ही रहा हमको कि नहीं। अरे उन्होंने गवर्नमेंट संस्था से पास किया ना, तो उसको किसके सर्टिफिकेट की जरूरत? सही बात। उस 3 साल 4 साल वहां से पढ़ाई करके आया, उसके बाद वो क्यों जाएगा किसी का कार्ड देने के लिए? सही बात है। करेक्ट सर। तो मैं नहीं मानता ये सब चीज़ों। हाँ, जुड़ना चाहिए, एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप है, एक संस्था है, जुड़ना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन कोई ये नहीं कि उसके बगैर आप नहीं कर सकते। सही बात। कोशिश, मतलब इतना काम है कि ज़रूरत ही नहीं है। मुझे भी लगता है न्यू जो आ रहे हैं, पहले एक्सप्लोर करो एज एन आर्टिस्ट, जगह जगह जाओ, 50 जगह जाओगे तो समझ आएगा कि कौन पैसे ले रहा है, कौन नहीं, और कौन जेन्युइन है, कौन नहीं। आप जमीनी लेवल पर काम तो करो ना। आप सिर्फ न्यूज देख के, टेलीविजन में देख के, कहीं मैगजीन में पढ़ के सीधा आप झोला लेके आ जाओगे तो नहीं होगा। सही बात है। कई आर्टिस्ट ऐसे भी आते हैं जो आते ही पूछते हैं कि ये सही है क्या, मतलब हमसे ही क्वेश्चन करते हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स जो फ्रेंड्स है, जैसे आप भी बता रहे थे,
कि सर इसको दे मतलब कैसे एक्ट करना है, हम कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है पूरा। गलत है ना आप, क्योंकि आप ट्रेनिंग में नहीं हो ना, सही, सीधा आ गए हो आप डायरेक्ट जोड़ा लेके, आप अपना भी समय खराब कर रहे हो और सामने वाले का भी समय खुद का भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है हाँ। उसमें। तो नहीं करना चाहिए वो। और आपको ना शहर में अधिकांश लोग वैसे ही दिखेंगे, संख्या उनका ही ज्यादा है। देख सपना देख के आए हैं लेकिन सही तरीके से नहीं है प्रिपरेशन नहीं किया है। तो टाइम वेस्ट करते हैं, फिर उन लोगों की वजह से ये गांव घर में गाली भी देते हैं कि देखो ये गया था घर से और कुछ नहीं किया वहां जाके अभी। जी। तो क्योंकि आप गलत तरीके से आओ ना, आप अगर करते तो वहीं से आप अपने शहर में ही इसकी पढ़ाई होती होगी, वहां से पढ़ाई करो ना, फिर आप सही बात है सर, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, पर्सनली मुझे भी नई नई बातें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आप देखो ना, आप खुद जिस आपके शहर में होगा, वहां पर कोई ना कोई होगा संस्था जो बताओ, इतना बताओ सब जगह है। कितना पुराने संस्था, सस्ता बहुत पुराना, सबसे अच्छा है मेरे ख्याल से। जाओ वो करो। मतलब मैंने बोला कि आप जो करना चाहते हो उससे प्रेम तो करो। अपने आप रास्ता मिल, हाँ, अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा। आप 24 घंटा उसी के बारे में सोचोगे ना, आप अपने आप वहीं पहुंचोगे जहां आप जाना चाहते हो। लेकिन आपके पास कुछ ड्रीम ही नहीं है, पैशन, कुछ सपना ही नहीं है, और फिर भी आप दूसरे को देख के बोल लो कि मैं तो ये करूंगा, मैं तो ये करूंगा, तो आप आधे रास्ते तक भी नहीं चल पाओगे। प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट सब इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ड्रीम है ना, तो आप जल्दीबाजी में भी नहीं रहोगे, आप आराम से करोगे। पेशेंस, हाँ पैसे, लेकिन आपके पास तो ड्रीम ही नहीं है, कई लोग आते भी हैं, बहुत जोश में भी आता है, जल्दी क्विट भी कर देता है। क्योंकि उनके पास ड्रीम नहीं होता। अगर ड्रीम होगा तो नहीं जाएंगे, सही, बिना सोचे समझे आए ना, तो उनको लगा कि 2 साल का समय देंगे, 2 साल में हुआ तो ठीक है। बहुत सारे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं कि यार 2 साल है मेरे पास, 2 साल दुबा अगर हुआ ना तो ठीक है, नहीं तो अपन जॉब कर लेंगे डायरेक्ट। एक टाइम खुद को लिमिट दे देते हैं ऐसे। जबकि आप ऐसा कोई सा भी प्रोफेशन देखिए जिसमें नहीं होता है कि 2 साल में वो बन जाता। जी, कोई भी बिजनेस, कोई भी, चाहे आप पत्रकारिता में भी देखिए, उसको भी 10 साल 15 साल लगा है, तब जाके लोगों को लगता है कि हाँ, तो टाइम लगता है। हाँ, इक्का दुक्का लोग होते हैं जो बाई बॉर्न होते हैं, लेकिन रहता है। और 98% टाइम लगाना पड़ता है, मेहनत देना पड़ता है, तभी मिलता है। अचानक से किसी का नहीं होता है। सही बात, मेहनत तो चाहिए किसी भी फील्ड में हो, स्ट्रगल हर फील्ड में। पर फील्ड में और आज की डेट में तो हर वही कंपटीशन हर जगह है, कहीं भी आपको। आप सृष्टि जी देखिए, एक डॉक्टर पढ़ाई करता है 5 साल 10 साल पढ़ने के बाद, फिर आकर अपने क्लिनिक खोलता है। जब वो वहाँ जाते हैं तो हम पूछते हैं कि इसके पास कितने साल का अनुभव है। जिसके पास जितना ज़्यादा अनुभव होता है उसके पास हाँ, अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। तो डिग्री के बाद भी उसको उतना अनुभव चाहिए होता है, कब जाके लोग पसंद करते हैं। और आप बोलते हो कि नहीं 2 साल का टाइम मैंने दिया, अपने आप को हुआ तो ठीक है, नहीं तो मेरा पैकअप, मैं चला जाऊंगा। सो वो कैसे लोग होते हैं बताता हूँ। मैं जब आया था तो मेरे साथ थे 2-4 दोस्त ऐसे, तो उसमें 1-2 दोस्त होते थे, तो सब कुछ भी बात करते, जैसे याद है क्या ये टेबल है, ये क्या चेयर है, तुम आओ कभी मेरे घर पे। मेरे घर पे जो दरवाजा यहाँ शुरू होता है ना, तो खत्म होते होते कम से कम 500 मीटर हो जाता है। दरवाजे पर ही इतना बड़ा कुआं है, 500 लोग बैठते हैं। ऐसे लोग ऐसे बात करेंगे, अरे ये कोई कप है क्या, मेरे दरवाजे पर आओ, तुम ऐसे कप में मैं। हर चीज को क्रिटिसाइज। तो अब इतने साल हो गए मुझे, 15-20 साल हो गए। 20 साल में अब क्या है ना कि जो दोस्त लोग से काम करने वाले वो आज भी काम कर रहे हैं, और जो लोग वो बातें करते थे, जो मेरे दरवाजे पे आओ मैं तुमको चाय पिलाऊंगा ऐसे कप में, तो वही अपने दरवाजे पर चाय में कप पी रहे, चलेगा। एक ईगो वो वही टॉक्सिक रह रहा। हाँ, लेकिन हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, हम खाली, हम तो यहाँ करने हैं, काम करने हैं ना। डाउन टू अर्थ रहना जरूरी है। अब हर चीज में क्रिटिस करूँ, कह रहे नहीं आपका ये कोई चेयर थोड़ी है, मेरे दरवाजे पे आओ, मेरा भी चेयर है। तो लोग अपने चेयर पे बैठे हुए, अपने दरवाजे पर बैठे। हम लोग जब दिल्ली में मैं थिएटर करता था तो हमारे डायरेक्टर एन के शर्मा खोलता था। किसी को होता ना, कई लोग फोकस नहीं होते, तो उसको फोकस में लाने के लिए बोलता था कि तुमसे ना एक्टिंग नहीं होगा, तुम एक काम करो, गांव चले जाओ, शादी कर लो, 4 बच्चा पैदा कर लेना, और भैंस खरीद लेना, और एक टेलीविज़न खरीदना, और टेलीविज़न के सामने बीवी बच्चा सब बैठ के देखो ये मेरा दोस्त है यार, इसके साथ मैं ना थिएटर करता था, ये देखिए ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसके साथ मैं मिलता तो वहाँ पर, यही कर सकता। ऐसे बोल के कॉन्फिडेंस डाउन एकदम बात में। तो अब आज के डेट में अगर आप किसी को बोलोगे तो
बोलेगा अरे तुम हमको बताओगे, हमको सिखाओगे। सही बात। सर जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, कोई आपका इतने एक्सपीरियंस में कोई फेवरेट रोल रहा है, आपका फेवरेट कैरेक्टर जो आपको प्ले करने में बहुत मज़ा आया? फेवरेट रोल तो वासेपुर का गुड्डू बहुत अच्छा लगा वो। वैसे जब मैं 12th में पढ़ता था तब अनुराग सर ने गुलाल फिल्म में मुझे मुरारी नाम से एक कैरेक्टर दिया था। अच्छा फिर वो जो युद्ध मैंने की थी अमिताभ बच्चन सर के साथ, जी वो बहुत मज़ा आया था क्योंकि वो पूरा सीरीज जो है ना हिंदी है। जी जी और वो शो स्टार्ट होने से पहले एक बार अनुराग सर मुझे बच्चन सर के घर पर लेके गए थे। तो बच्चन सर बोले थे कि कहो अवधि बोलवा। अवधि एक्चुअली यूपी में ना जैसे ब्रज है, भोजपुरी है, वैसे ही अवधि है जो इलाहाबाद के रेंज में बोला जाता है। बच्चन सर ने कहा हाँ आपसे? हाँ, बच्चन सर बोले कि अवधि, अब मैं एक्टर तो मैं कैसे हाँ सर मैं बोलूँगा। अच्छा आपको आता था? नहीं, मैंने सोचा सीख लूँगा। पर आपने बोल दिया कि आप? हाँ हाँ सर मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा सर। जी तो पहला दिन शूट का था जी और बच्चन सर के साथ ही सीन था मेरा कि सर बच्चन सर का एक ना माइंस होता है, माइंस में नक्सली लोगों ने ना ब्लास्ट कर दिया। तो उसका फोटोग्राफ लेके मैं सर को जाके दिखाता हूँ कि सर ये देखा जाए, ऐसा ऐसा ब्लास्ट कर दिया उन लोगों ने। तो मैं जाके सीधा सर को दिया और बोल दिया। बोले तो बोले यार नहीं, आप हमारी तो बात हुई थी अवधि। तो मैं पकड़ा गया भाई। तो मुझे लगा कि शायद मुझे इस काम से निकाल देंगे लोग, लेकिन बच्चन सर मुझे साइड में लेके गए और फिर स्क्रिप्ट था मेरे पास, तो स्क्रिप्ट पर ना उन्होंने अवधि में खुद से लिख के दिया उन्होंने। तो फिर मैंने वो डायलॉग याद किया और वो मैंने बोला। तो पूरे सीरीज में बच्चन सर मेरे से सिर्फ अवधि में ही बात करते हैं, बाकी पूरा सब लोग हिंदी डायलॉग बोल रहे हैं। सिर्फ हमारा और बच्चन सर का जो डायलॉग कन्वर्सेशन है वो अवधि में है। तो वो बहुत मज़ा आया था कि बच्चन सब के साथ, हाँ उन्होंने बहुत वो भी किया सर ने। कितने काइंड है, मतलब एक नहीं, मैं तो डर गया था कि अगर नहीं बोला तो भी मुझे निकाल देंगे प्रोडक्शन वाले लोग, लेकिन बच्चन सर ने मुझे सेव किया। ऐसा लगता है कि सर कितने सीनियर हैं, मतलब कब से काम कर रहे हैं और सर को कितना प्रोफेशनल नहीं है ऐसे सोचेंगे हम, सोचते हैं कि कई बार, लेकिन कितना अच्छी बात है यही सारी चीज़ें, जितना फिर इंसान तो समझता है चीज़ें कि नहीं। सर शूट पर आप जैसे पहुंचता था तो सर बुलवा लेते थे और सर बोलते थे और मैं जो है ना राइट डाउन गाइडेंस करता था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका, तो अलग ही, मतलब सर तो लेजेंड, क्या बात, बहुत वो था। और बाकी अभी 1-2 प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें बहुत अच्छे कैरेक्टर कर रहा हूँ। हाँ अभी वही वो इनका कुरियोराइज ओनली जो कर रहा हूँ, इन लोगों ने इससे पहले सर दिल्ली क्राइम किया है, नेटफ्लिक्स का शो है। हाँ दिल्ली क्राइम पता है। हाँ, और एक टीसू सर के साथ जो किया मैंने घमासान, वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, मतलब जो भी कैरेक्टर है उन्होंने सब कैरेक्टर है, मतलब किस तरीके डकैत बने हम लोग। हाँ कॉटेक जैसा। फिर मेरे ख्याल से पानसिंह तोमर 2 बनाए हो। अच्छा जी, तो ये काफ़ी पुराना था, इरफान भाई करने वाले थे, फिर बीच में इरफान भाई ऑफ हो गए, तो फिर काफ़ी लेट भी बनाया। इस साल भर पहले इसका शूट और कंप्लीट हुआ है, अभी पोस्ट में हो। ये शायद जियो रिलीज करेंगे, जियो वालों का है। जियो, और वो जो ऐप, हाँ जी, जियो से ना, वैसे थिएट्रिकल भी है और ऐप के लिए भी कर रहे हो। समझिए समझ, अभी तो ऐप्स में ही सारे, जितने थिएटर में नहीं लग रहे उतने एड्स में ही, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जियो, सब में मूवीज आ ही रहे हैं। क्या बात है सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आप आ जाए, इतनी सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, लेकिन आई होप कि अभी बहुत टाइम भी हो गया है। अगर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इंटरव्यू अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक अच्छा नया सीरीज लेकर आएंगे। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। आई होप ऑडियंस को भी पसंद आया हो ये इंटरव्यू। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।